नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हैदराबाद में साल 1948 में, ध्यान से सुनिएगा, हैदराबाद में साल 1948 में एक 7 साल के बच्चे के सामने, 7 साल के एक बच्चे के सामने उस बच्चे की मां को, उस बच्चे की बहन को और उस बच्चे के घर को जलाकर राख कर दिया गया था, आग लगा दी गई थी। एक 7 साल का बच्चा जो अपनी मां और अपनी बहन को जिंदा जलते हुए देखता है, उस बच्चे के मन पर इस घटना का क्या असर होगा, ये कहना मुश्किल है। वो बच्चा या तो बिल्कुल संत बन जाएगा, जीवन मृत्यु से ऊपर उठ जाएगा, या फिर वो खुद हत्यारा बन जाएगा बदला लेने के लिए। लेकिन जिस बच्चे के सामने ये सब कुछ हुआ, वो बच्चा ना संत बना ना हत्यारा बना, वो बच्चा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। मैं बात कर रहा हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी की। कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनके साथ हुआ 1948 में, उनके पूरे परिवार को उनकी आंखों के सामने जिंदा जला दिया गया। खड़गे जी ने खुद ही इस घटना का जिक्र पिछले दिनों कई सभाओं में किया, लेकिन खड़गे जी ने यह नहीं बताया कि उनके परिवार को जिंदा किसने जलाया। उन्होंने कहा, मैं नहीं बताऊंगा कि मेरे परिवार को किसने जिंदा जलाया। दरअसल उनके परिवार को रजाकारों ने जिंदा जलाया था। रजाकारों ने, वो जो विभाजन के बाद जो दरअसल दंगे हो रहे थे ना, उसी दंगों में रजाकारों ने खड़गे जी के परिवार को जिंदा जला दिया। लेकिन खड़गे जी ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा कि मेरे परिवार को किसने जलाया। लेकिन आज कांग्रेस के वही राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों को यह बता रहे हैं कि किसको मारना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का असम में एक बयान वायरल हो रहा है, और उस बयान में मल्लिकार्जुन खड़गे एक भीड़ के सामने, और वो भीड़ जो है वो वोटर हैं, मतदाता हैं, और उस भीड़ में ज्यादातर भीड़ जो है वो मुसलमानों की है। उस भीड़ को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि कुरान आपको यह कह रहा है। कुरान का नाम लिया उन्होंने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कि कुरान आपको यह कहता है कि अगर आपके सामने सांप आ जाए और आप नमाज पढ़ रहे हो, तो नमाज छोड़कर, नमाज तोड़कर आप पहले सांप को मारें। और खड़गे जी कहते हैं, अपने सामने बैठे मुसलमानों से कहते हैं कि आपके लिए बीजेपी और आरएसएस सांप की तरह हैं, उनको मारो नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे। एक तरह से सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान यह कहता है कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों को, जो मुसलमान हैं, उन्हें बीजेपी और आरएसएस को खत्म कर देना चाहिए, बीजेपी आरएसएस के लोगों को मार देना चाहिए, नहीं तो बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों को मार दे। अब बीच चुनाव में यह जो मुद्दा है, यह जो बयान है खड़गे जी का, वो इतना आपत्तिजनक है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन ये बयान वायरल होने के बाद न तो खड़गे जी न ही कांग्रेस की ओर से इस पर सफाई दी गई है, यानी खड़गे जी अपने उस बयान पर कायम है। आज दो टूक में इस पर चर्चा जरूरी है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक विरोध, राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है। आप राजनीति में रहते हैं तो किसी के लिए कुछ भी कहते हैं। और यह भी बता दूं, आज जब मैं डिबेट शुरू करूंगा तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आज क्या जो खड़गे जी के समर्थन में लोग उतरेंगे, आज उनके क्या बयान होंगे, मैं पहले जानता हूं वो क्या बयान देंगे। लेकिन खड़गे जी के बयान की जितनी निंदा की जाए कम है। पर अभी भी कांग्रेस की तरफ से, पूरे विपक्ष की तरफ से खड़गे जी के बयान की आलोचना नहीं की गई है। हालांकि खड़गे जी के बयान को लेकर असम में उनके खिलाफ एक एफआईआर दायर कर दी गई है, क्योंकि ये हेट स्पीच है। चुनाव के बीच इस तरह का भाषण देना, मारने मरने की बात करना,
और वो भी एक समुदाय विशेष को इस तरह से भड़काना, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश आज ये पूछ रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि आखिर उन्हें हुआ क्या है, क्योंकि पिछले 2 दिन में 3 दिन में खड़गे जी का ये दूसरा तीसरा विवादित बयान है। इससे पहले उन्होंने केरल में जाकर ये कहा कि भाई गुजरात के लोगों को मोदी बेवकूफ बना लेते हैं, लेकिन केरल के लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए यहां के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। यानी खड़गे जी ये कहना चाहते, और गुजरात नहीं, सिर्फ गुजरात की बात नहीं की, उन्होंने कहा गुजरात और अन्य जगह। यानी खड़गे जी ने यह कहना चाहा कि दरअसल बीजेपी जहां जीतती है वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, वो लोग अनपढ़ होते हैं, इसलिए बीजेपी उनको बेवकूफ बना लेती है। पर केरल में बीजेपी नहीं जीतती क्योंकि केरल में लोग पढ़े लिखे हैं। तो केरल को छोड़कर उत्तर प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है, दिल्ली जहां बीजेपी की सरकार है, बिहार जहां एनडीए की सरकार है, ये तमाम राज्य, असम, ये तमाम राज्य ऐसे हैं जहां अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, जिनको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। अब खड़गे जी इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, खड़गे जी के इन बयानों के क्या मायने हैं, आज दो टूक में इसको समझने की कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बयान भी सुनिए और इन बयानों पर घमासान भी सुनिए। कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना है तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। अगर इस तरह की बात उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेगा तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य जो भी कुछ बचा है वो भी समाप्त हो जाएगा। मैं इस पूरे वक्तव्य की बहुत भर्त्सना करता हूँ। सांप से तुलना करते हैं जो एक देशभक्त संगठन है। खड़गे साहब, कभी आपको संघ का काम देखना है तो आपने आसाम में ये बात कही थी, जाइए हाफलॉन्ग, जाइए नॉर्थ ईस्ट में, और वहाँ ट्राइबल के विकास के लिए संघ के कार्यकर्ता क्या काम कर रहे हैं। Modi ji, Vijay, you both can fool people who are illiterate in Gujarat or in other place, but you can't fool Kerala people. जब से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने हैं, सभी कांग्रेसियों का स्तर, सार्वजनिक जीवन का स्तर नीचे घटाने का काम। जिस गुजरात में दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नरेंद्र मोदी जैसे नेता दिए, उस गुजरात को आप अनपढ़ गए हैं। कांग्रेस वालों, पूरे देश की जनता आपका राह देख रही है। एक बार चुनाव के मैदान में आइए, आपकी जमानतें जब्त होने वाली है। BJP can misconstrue the AICC president's statement any way they want to. That's something that they're good at. Whether we like it or not, the data speaks for itself. BJP is good at this, right? Calling black white and white black, and that's all they're doing. देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्हें गुजरात के लोगों का अपमान किया है, उनको इलिटरेट कहा है और ये बहुत बड़ी भूल की है। गुजरात में एक भी स्वाभिमानी कांग्रेसी को कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए, उनको कांग्रेस छोड़ देना चाहिए। ऐसे भी कांग्रेस बची खुची नहीं है, इस बार खाता भी गुजरात में खुलने वाला नहीं। चलिए, आपको तमाम बयान सुनाए और आज की इस डिबेट में मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूँ। मेरे साथ तोहिन सिन्हा जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तोहिन सिन्हा जी। मेरे साथ संदीप त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता हैं। संदीप त्रिपाठी जी। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। विवेक श्रीवास्तव जी जो हैं वो लेफ्ट के नेता हैं, वामपंथी विचारक हैं। और मेरे साथ आनंद दुबे हैं, शिवसेना यूबीटी के जो है वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं डिबेट की शुरुआत करता हूँ। 1.5 मिनट जो है
मैं संदीप त्रिपाठी और साथ ही मैं जो है तुहिन सिन्हा जी को दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे हाथ में एक कागज़ है, वो कागज़ मैं सबके सामने यहाँ रख दे रहा हूँ। चलिए 1.5 मिनट संदीप त्रिपाठी आपके। धन्यवाद अशोक जी। दो बयान की आप बात कर रहे हैं। पहले बयान सांप से ही शुरुआत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी कई नेताओं ने कांग्रेस की तुलना सांप और बिच्छू से की है, जिसमें गिरिराज जी हैं। खूनी पंजा कहने का काम हमारे देश के बाद मौजूदा प्रधानमंत्री 2014 के चुनाव में करते हैं। लेकिन अब रही बात तुलना सांप, देखिए सर, सांप की अगर आप बात करिएगा तो सांप अपने बच्चे भी खा जाती है। अभी अमृतेश्वरा जी ने एक बात कही थी कि आरएसएस एक मुस्लिम मंच चलाती है जिसके माध्यम से उसने 10 लाख हिंदू महिलाओं की शादी मुस्लिमों से इसलिए करा दी ताकि उनका कन्वर्जन वो कराएंगी वो महिलाएं जाकर। तो ये कहना कि सांप अपने बच्चे खा जाती है, तो ये प्रवृत्ति हुआ। अब हिंदुओं को, हिंदूवादी संगठन इस तरीके की हिंदू महिलाओं की शादी अगर मुस्लिमों में कराएगा, प्रवृत्ति तो वही आ रही है। खड़गे जी विचारों की बात कर रहे हैं कि अगर इस जो सांप के विचार होते हैं अगर आप उनको दंडित नहीं करोगे तो आने वाले समय में वो आपके साथ ऐसा ही करेंगे। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि सांप को आप कितना भी दूध पिलाइएगा वो समय आने पर आपको डसेगा ही डसेगा। अब आती है बात दूसरी। सर, अगर आप बात करेंगे एजुकेशन की तो इस पे तो डिबेट हो ही रही है। आप गुजरात का आंकड़ा देख लीजिए और केरला का आंकड़ा देख लीजिए, तमिलनाडु का भी देख लीजिए। केरला में जो है 93% के ऊपर साक्षरता दर है, 92% के ऊपर महिलाओं की साक्षरता है। बीए के बाद वहां पर 60% से ज्यादा लोग बीए के बाद भी एजुकेशन लेते हैं। लेकिन अगर आप गुजरात में देखेंगे तो ये 27 से 30%। ओके 1.5 मिनट हुए। इससे पहले मैं तुहिन सिन्हा के पास जाऊं, आपने क्या कहा? 10 लाख महिलाओं के साथ क्या हुआ, जरा फिर से बोलिए। तो ये अमृतेश्वरानंद जी का, इंद्रेश जी के एक वक्तव्य का वक्तव्य है। उन्होंने कहा किनका बयान है ये? किनका बयान है? अमृतेश्वरानंद अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य। पहली बात, ओके, पहली बात तो नाम सही से लेना सीखिए। एक मिनट रुकिए। पहली बात तो नाम सही से लेना सीखिए, ठीक है? पहली बात नाम सही से लेना सीखिए। और दूसरी बात यह है, वही अविमुक्तेश्वरानंद जिन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को जूते मारने चाहिए, जिनको हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए, आप उन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद की बात कर रहे हैं? सर, निकाल देने की बात उन्होंने नहीं कही। नहीं, उन्होंने जूते मारने की बात की थी। अरे सुनिए ना, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, अरे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, हो सकता है कोई और अविमुक्तेश्वरानंद हो। तो संदीप त्रिपाठी जी, मैं आपसे सिर्फ कंफर्म कर रहा हूं। अरे सुनिए ना, प्लीज सुनिए, भागिए मत। अरे भागिए मत। ये वही अविमुक्तेश्वर, ये वही ना सुनिए, ये वही अविमुक्तेश्वरानंद है जिन्होंने कहा था राहुल गांधी को जूते मारने चाहिए और राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल देना चाहिए। क्या ये वही अविमुक्तेश्वरानंद है? जूते मारने की बात उन्होंने बिल्कुल नहीं कही थी। पहली बात, शंकराचार्य है, इस तरीके की बात उन्होंने बिल्कुल नहीं कही। उन्होंने धर्म से निकालने की बात की। पागल शायद कहा था मेरा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आपने जूते मारने की बात कही नहीं, शायद ऐसा भी कहा था। बिल्कुल उनके बड़े सारे बयान है। सुनिए, उनके बड़े सारे बयान है। मैं उनके, सुनिए एक मिनट, अब बंद कर दीजिए, हो गया, बंद कर दीजिए आवाज। देखिए संदीप त्रिपाठी, मैं हल्के बयानों पर डिबेट नहीं करता हूं और आप हल्के बयानों पर जा रहे थे। अविमुक्तेश्वरानंद के बयान कितने हल्के होते हैं यह मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं अपनी शो में, अपनी डिबेट में, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी के हल्के बयानों पर बात नहीं करता। संदीप त्रिपाठी भी बहुत कुछ कहते रहते हैं, मैं संदीप त्रिपाठी के बयानों पर डिबेट करूंगा क्या? अब मेरा यह स्तर रह गया क्या कि संदीप त्रिपाठी कुछ बोल देंगे और मैं उनके बयान पे, ना मेरा संदीप त्रिपाठी पे डिबेट करने का लेवल है, ना मेरा अविमुक्तेश्वरानंद पे डिबेट करने का लेवल है। मैं आपको पहली बड़ा स्पष्ट कर दूं, तो अविमुक्तेश्वरानंद की आड़ में मल्लिकार्जुन खड़गे को बचाइए मत। अविमुक्तेश्वरानंद की आड़ लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे को बचाने का काम मत कीजिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मराने की बात कही है, मैं उस बयान की बात कर रहा हूं। किसी को खूनी पंजा कह दिया, किसी को सांप कह दिया, ऐसे तो राजनीति में बहुत कुछ कहा जाता है। ऐसे एक नहीं 100 बयान मैं आपको सुना सकता हूं। लेकिन यह कहना कि इसको मार दो, यह सीधा सीधा नरसंहार के लिए प्रेरित करना है। और अगर इस बयान का आप समर्थन करने के लिए उतरे तो मैं कहूंगा कि आप असली कांग्रेसी हैं और देश को असली कांग्रेसियों का चेहरा देखना चाहिए कि जो ये कहते हैं कि भैया इन लोगों को मार दो, खत्म कर दो।
और यह भी मैं बता दूं इससे पहले आगे बढ़ूं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुरान को गलत कोट किया है। उन्होंने पूरा गलत कोट किया है। कुरान में यह लाइन कहीं भी नहीं है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुरान की आड़ में अपने अरमान निकाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुरान की आड़ में अपने अपमान निकाले हैं। और मैं आपको आज, ये मेरा वादा है, मेरे साथ बने रहिए, मैं आज एक्सपोज करूंगा मल्लिकार्जुन खड़गे ये क्यों कर रहे हैं। मैं इसका आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे नहीं कर रहे, वो क्यों कर रहे हैं मैं आपको उसका पूरा प्रमाण बताऊंगा। लेकिन उससे पहले तो सिन्हा 1.5 मिनट आपके। नमस्ते अशोक जी, सबको नमस्ते। देखिए, आज मन बहुत आक्रोशित है और आज जो है 90 सेकंड में अपने आक्रोश को प्रकट कर पाना बड़ा कठिन है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। देखिए, खारगे जी ने जो बयान दिया है वो इतना वाहियात है कि वो किसी भी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता है। ऐसा लगता है कि हमास के द्वारा वो बयान आया है, ऐसा लगता है कि एलईटी के द्वारा वो बयान आया है। आखिर कौन व्यक्ति जो है वो बीजेपी और आरएसएस को मारना चाहेगा? वही व्यक्ति ना जिसको ऑपरेशन सिंदूर से प्रॉब्लम है, वही व्यक्ति ना जिसको इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ जो मुहिम चला रही है बीजेपी, उससे प्रॉब्लम है। वही व्यक्ति जिसको प्रॉब्लम है सीएए से, क्योंकि वो चाहता है कि हर व्यक्ति जो है, हर जो प्रताड़ित व्यक्ति भारत में शरण ले रहा है, शायद उसका भी हाल वही हो जो आपने याद दिलाया था 1948 में उसके परिवार का हुआ था, खारगे जी का परिवार का हुआ था। इसलिए आज मन बहुत आक्रोशित है। लेकिन दूसरी बड़ी बात कि खारगे जी को यह प्रेरणा कहां से मिलती है? राहुल गांधी से ही मिलती है ना। 4-5 साल पहले राहुल गांधी ने बयान दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के 6 महीने बाद समय आने वाला है कि मोदी जी को लोग पीटेंगे। तो राहुल गांधी ने पीटने की बात की थी, खारगे जी मारने की बात कर रहे हैं। आज मैं राहुल गांधी से डिमांड करता हूं कि अपनी चुप्पी तोड़े और ना ही माफी मांगना वो छोटी बात है। खारगे जी को चेतावनी दे, कारण बताओ नोटिस दे कि यदि यही बयान वो आगे देते हैं तो कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक टेरर ग्रुप की तरह जुबान से बात कर रही है। कितने हसीन सपने हैं सर आपके। आप कह रहे हैं राहुल गांधी के इशारे पर जो है एक तरह से ये बयान दिया है खड़गे जी ने, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनको जो है नोटिस दिया जाए, उनसे पूछा जाए। सर पूरी कांग्रेस के अंदर जो है ये तो फिर अशोक जी फिर यही होगा ना कि इनको भारत छोड़ के पड़ोसी देश में ऑपरेट करना पड़ेगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश वो तो में चलिए उस बारे में तो मैं नहीं कुछ टिप्पणी कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इस तरह के बयान देना हिंसा को और हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। संदीप त्रिपाठी, मैं फिर से कह रहा हूं, यह बयान हिंसक बयान है, हिंसक बयान है। हिंसा की आप मुसलमानों के बीच जाते हैं और एक ऐसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जिसको आप कहते हैं मुस्लिम विरोधी है, आप कहते हैं इनको मार दो नहीं तो तुम्हें मार देंगे। ये हिंसा नहीं तो क्या है? पहली चीज, वो विचारों की बात कर रहे हैं। पूरा बयान अगर आप चलाएंगे तो उसमें वो बिल्कुल विचारों से ही बात स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, एक मिनट संदीप जी, आपने बयान सुना नहीं, मैंने बयान चला चुका हूं सर। उसके आगे भी बोला है, उसके पहले क्या आगे बोला है? विचारों के कंटेस्ट में वो बात कह रहे हैं। किसने कहा? कोई बयान नहीं है, मैंने उनका पूरा बयान कोई बयान नहीं है, कोई बयान नहीं है उनका। दिखाइए, भेजिए मुझे, आपके पास मेरा नंबर है, भेजिए मुझे, भेजिए उनका पूरा बयान कि उन्होंने कहा ये विचारों की बात है। कहिए जरा, भेजिए। हाँ भेज रहे। दूसरी बात सर, 2 बातें एक आपत्तिजनक मुझे लगी। आपने मुझे चैनल पर बुलाया भी है सर, और आप ये कह रहे हैं कि मेरी वो हैसियत नहीं है कि आप मेरी बातों पर डिबेट हो, तो हम अगर डिस्कशन का हिस्सा है तो अगर आपने कुछ जो समझ के ही बुलाया होगा। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की। नहीं संदीप जी, मैं एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, सुनिए, एक मिनट हुए तो इंजू, एक मिनट रुकिए, मैं क्लियर कर दूं। मैंने कहा संदीप त्रिपाठी कोई बयान दें। मैंने अपनी डिबेट में जो है, अपनी डिबेट में आपको कांग्रेस के नेता की हैसियत से बुलाया है, लेकिन आप अगर कोई बयान यूपी में जाकर, मध्य प्रदेश में जाकर, दिल्ली में जाकर देंगे तो मैं उस पर डिबेट नहीं करूंगा। आप यहां पर जो कहेंगे वो डिबेट का हिस्सा है, लेकिन आप कहीं बाहर, स्टूडियो के बाहर कोई बयान देंगे तो मैं संदीप त्रिपाठी के बयान पर डिबेट नहीं करूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष है, मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि आप अविमुक्तेश्वरानंद के बयान सुनवा रहे थे। मैंने कहा कि मैं अपनी डिबेट में हल्के बयान, चाहे वो अविमुक्तेश्वरानंद के हो या फिर वो बयान जो है वो संदीप त्रिपाठी के, मैं उन पर डिबेट नहीं करता। नहीं, ठीक है सर। दूसरी बात, अभी आप कह रहे हैं कि हिंसा का सर कभी कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया।
हमारी हमारी विचारधारा ही अहिंसा को लेकर है, यही फैक्ट है। दूसरी बात आरएसएस की अगर आप बात करेंगे, मैं ये कहता हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम जोड़ने वाली बात करते हैं, तो जोड़ने वाली वो ऐसी कौन सी बात है? आप बताइए कि आज भारतीय जनता पार्टी में कितने मुस्लिम सांसद है? और रही बात तमिलनाडु पे बयान दिया जाता है, वहां पर मुस्लिम आबादी कितनी है? 5 से 6% की मुस्लिम आबादी है। अगर खड़गे जी सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो तमिलनाडु में है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पर जो है, अगर वैज्ञानिक कलाम जी कहाँ के थे? वहीं के तो थे। अगर वो मुस्लिम होते हुए भी अगर साक्षर है, संदीप त्रिपाठी जी सर, संदीप त्रिपाठी जो सामाजिक न्याय के जिस मॉडल की बात कर रहे हैं ना, सामाजिक न्याय का दुनिया में ऐसा कोई मॉडल नहीं है जिसमें आप अपने विरोधी को मारने की बात करें। आप कह रहे हैं हम हिंसा की बात नहीं, उनका पूरा बयान हिंसक है सर, पूरा बयान हिंसक है। इससे ज्यादा हिंसक बयान तो मुझे नहीं लगता, मैंने अपनी राजनीति में, मुझे नहीं ध्यान कि मैंने इससे ज्यादा हिंसक बयान कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर कहना कि ये लोग जो है जहरीले सांप हैं, आपको नमाज तोड़कर भी उठना पड़े, नमाज छोड़कर उठना पड़े, पहले इनको मार दो। इससे ज्यादा हिंसक मतलब ये बयान जो ये ऐसा लग रहा था जैसे खड़गे जी उस सभा के अंदर वहां जो सामने भीड़ बैठी थी उस भीड़ को सुपारी दे रहे हैं। सुपारी देते हैं ना, जैसे कोई सुपारी देते हैं कि भाई ये लो इसको मार दो इससे पहले कि तुम्हें, वो तो सुपारी दे रहे थे भाई। 10 सेकंड सर। पहली बात, अभी आपने एक बात कही, हो सकता है कि वो गलती में निकला हो, कि आपके राजनीतिक जीवन में इस तरीके की घटना नहीं हुई। सर आप राजनीतिक जीवन नहीं, पत्रकारिता में, मेरा पत्रकारिता का जीवन भी संदीप जी राजनीतिक चीजों को कवर करते बीता है। हाँ, वो अलग चीज है सर। मेरा पत्रकारिता जीवन भी राजनीतिक चीजों को कवर करते बीता है। जी सर, वो दर्शक समझ जाएंगे। दूसरी चीज सर, जो है जब 5% की आबादी, 95% की आबादी वहां पर हिंदू है, तो 5% क्या कोई मूर्ख होगा कि 5% आबादी के लिए 95% की आबादी, कहाँ की आबादी 95%? एक मिनट तो कहाँ की आबादी 5% मुस्लिम है? तमिलनाडु सर। हाँ, तमिलनाडु। अरे तमिलनाडु की बात कौन कर रहा है सर? ये बयान उनका असम में दिया हुआ है। हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं संदीप जी? प्लीज रुकिए, वो थोड़ा सा देख लीजिए, ये बयान उनका असम में दिया हुआ है। असम में कितनी मुस्लिम आबादी है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो इनसे ना रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, मतलब क्या इतना कंफ्यूजन है कांग्रेस में कि ये असम के बयान को तमिलनाडु का बयान बता रहे हैं। लेकिन देखिए, मूल बात यहाँ पे ये है कि जो खारगे जी ने कहा वो आज कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा है। इसलिए कोई कांग्रेस के लीडर को हिम्मत ही नहीं होता कि उसका विरोध कर सके। लेकिन दूसरी बात, मुझे खारगे जी की मानसिक स्थिति पे भी बहुत चिंता हो रही है कि देखिए, अब तक इस तरह की वाहियात बातें ये मोदी जी के खिलाफ करते थे, अब ये बात जो है बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ कर रहे हैं और गुजरातियों के खिलाफ कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक धमकी दी गई है राहुल गांधी के द्वारा कि आपको जो है बलि का बकरा बनाकर इन हार के लिए जो है आपको दोषी ठहराकर हटाया जाएगा? क्योंकि इस तरह का बयान नॉर्मल नहीं है। गुजरातियों को इलिटरेट कहना, हिंदुओं के खिलाफ एक पूरे भीड़ को भड़काना, तो मुझे तरस भी आता है। इस उम्र में जो है बहुत ज्यादा शायद उनको प्रेशर में रखा गया है, या वो तो राहुल गांधी बता सकते हैं। ओके, वो प्रेशर में है इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। लेकिन मैं एक मिनट, रुकिए सर, रुकिए विवेक श्रीवास्तव, आपको लगता है? जी सर, एक मिनट रुकिए संदीप जी। विवेक श्रीवास्तव, आपको लगता है खड़गे जी का बयान बेहद आपत्तिजनक है? ये बयान उनको वापस लेना चाहिए? इतने वरिष्ठ व्यक्ति के, इतने वरिष्ठ नेता के मुंह से इस तरह के बयान, मारने की बात करना, ये बहुत आपत्तिजनक है। देखिए, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा अशोक जी की मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारत से आते हैं और कहीं ना कहीं शायद उनकी हिंदी की समझ वो नहीं है जो आपकी और हमारी है। ये मुझे एक पहली चीज है। और पहले भी उनकी मैंने कई स्पीचेस को सुना हुआ है, जो उनका ग्रामर है, जो बोलना चाहते हैं और जो बोलते हैं, देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी। मुझे नहीं लगता कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक वायलेंट आदमी है। मुझे नहीं लगता वो मोदी साहब से कोई निजी नफरत करते हैं। मुझे ये भी नहीं लगता, और आप भी शायद इस बात को मानेंगे, दैट इंटेंशंस आर नॉट मैलिफाइड, वर्ड्स में भी रॉन्ग। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज सर, आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, गिरता जा रहा है स्तर, चाहे बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो। हरा सांप, नितेश राणे साहब ने एक कमेंट दिया था, हरा सांप। हरा किस धर्म से ताल्लुक रखता है, किसको संबोधित कर रहे थे, किसको टारगेट कर रहे थे, क्या प्रीच कर रहे थे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री असम के, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें एक धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी करी, बाद में क्लैरिफाई किया, बोला साहब मैं मियाँ शब्द का प्रयोग मात्र बांग्लादेशियों के लिए कर रहा था।
एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये अक्रॉस द पार्टी लाइन अशोक जी एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के अंदर लूज टॉक एक हैबिट बनी हुई है, नहीं बननी चाहिए। मैं समर्थन इस बात का नहीं करता। लेकिन मेरे कई और प्रश्न हैं। जब आप एक पार्टी और आरएसएस के रूप में कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, और आज से आप नहीं कह रहे हैं, कई दशकों से आप कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, क्यों भाई? आप अपनी पार्टी का विचार रखिए, आपको कांग्रेस मुक्त हो या ना हो, आप आने की कोशिश करिए। आप कैसे करेंगे देश को कांग्रेस मुक्त? वो कांग्रेस जो गांधी की कांग्रेस थी, नेहरू की कांग्रेस थी, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, स्टालवार्ट्स एक से एक, जिसमें वो आप कह रहे हैं सब कांग्रेस मुक्त भारत होगा तभी देश का कुछ होगा। एक नेहरू के खिलाफ आप एक नैरेटिव चलाते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ में नहीं आता। आप संघ की शाखाओं में हम सुबह सुबह जब वॉक पे निकलते हैं तो हम देखते हैं कि लोग डंडे लेकर के परेड कर रहा है, कोई कसरत कर रहा है। किसके लिए कर रहे हो आप आज के जमाने में? मैंने अपने संघ के दोस्तों से पूछा जो बहुत सीनियर है, मैंने बोला व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? बोला आप इसको हेल्दी वे में क्यों नहीं लेते कि अगर हम राष्ट्र के नागरिकों को सुबह बुला करके कसरत करवाते हैं? मैंने कहा आप जरूर कसरत करवाइए, लेकिन लाठी परेड का क्या मतलब? किसके खिलाफ ये परेड? किससे आत्मरक्षा? किसको मारने की साजिश? किसको कुचलोगे उन लाठियों से? कौन सा सांप है जो आपको दिखेगा? इसके उत्तर भी देखिए देश मांग रहा है। और आखिरी कमेंट मैं करूंगा उस पे जो इस पे आप डिस्कशन चल रहा था कि साहब उन्होंने सारे गुजरातियों का, यूपी वालों का, बिहार वालों का अपमान कर दिया जब उन्होंने कहा साहब कि ये अनपढ़ है। ऐसा नहीं है। बात यूपी की नहीं है, बात गुजरात की नहीं है। बात यह है कि भारत किस दिशा में जा रहा है। यूरोप की राजनीति, अमेरिका की राजनीति, डेवलप्ड कंट्रीज की राजनीति, जहां डेमोक्रेसी है, क्या उस प्रकार से जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे लोग वोटिंग करते हैं? क्या चर्चाएं करते हैं? मैं बीजेपी की बात भी नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। अगर देश में वोटिंग करके आप उन पार्टियों को लाने की कोशिश कर रहे हैं जो सिर्फ धर्मांधता को रिप्रेजेंट करते हैं, एक काल्पनिक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए इस मुल्क के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते, और आप पढ़े लिखे होके इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, सीनियर गवर्नमेंट अफसर, फिर भी उसको वोट करते हैं, तो आप अनपढ़ हैं। अगर आप प्रोग्रेस के लिए वोट नहीं कर रहे हैं तो आप अनपढ़ हैं। बिल्कुल। बेशक कुछ भी डिग्री आपके पास। पढ़े लिखे लोग पता कैसे होते हैं? पढ़े लिखे लोग पता कैसे होता है विवेक श्रीवास्तव जी? पढ़े लिखे लोग वो होते हैं जो बम बनाते हैं, और पढ़े लिखों की सरकार वो होती है जो बम बनाते हुए जब आपका आदमी मारा जाता है तो आप उस बम बनाने वाले, अवैध रूप से बम बनाने वाले के शान में बाकायदा उसको शहादत का दर्जा देकर उसकी याद में मेमोरियल बनाते हैं। ये पढ़े लिखे लोगों की जो सरकार है, ये जो विवेक श्रीवास्तव जी की जो डेफिनेशन है, ये पढ़े लिखे लोगों की सरकार है, जहां पर ऐसी पार्टियां राज करती हैं जो बम बनाकर अवैध रूप से घर में बम बनाने वालों की याद में स्मारक बनवाती हैं। और पढ़े लिखे लोगों में किस तरह की राजनीति होती है जो विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं पढ़े लिखे लोग? वहां पर नेता ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे सामने कोई विपक्षी आ जाए तो अपने महिलाओं को आगे कर दो, महिलाओं से कहो अपने ब्लाउज फाड़ लें, और उसके बाद विरोधी को कहो कि भैया देख तूने मेरे महिलाओं के साथ ये किया। क्या बयान है पढ़े लिखे राज्य में राजनीति का? क्या पढ़े लिखी पॉलिटिकल पार्टियां कि अपने घर की औरतों को आगे कर दो और कहो कि जब विरोधी आए, विपक्षी आए, तो उनसे कहो अपना ब्लाउज फाड़ लें। ये इस देश में पढ़े लिखे लोगों की जो बात कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, ये उस देश में पढ़े लिखे लोगों की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये इस देश में पढ़े लिखे लोगों की राजनीति करने वाले। बहुत बढ़िया पढ़ा लिखाई, बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई आप लोगों की महिलाओं से राजनीति करें। ये पढ़े लिखे लोग, इस देश में हो क्या रहा है? इस देश में जो नफरत फैलाई जा रही है ना, उस नफरत को कारण, उस नफरत को चलते जो है ना, इस देश में राज्यों को राज्यों से बांटा जा रहा है, जाति को जाति से बांटा जा रहा है, और अब यह भी कहा जा रहा है कि महिलाएं ब्लाउज फाड़ करके राजनीति करें। और अगर आज खड़गे जी का बयान नहीं होता तो आज मैं केरल पर चर्चा कर रहा होता, जहां ये बेहुदा अश्लील किस्म का बयान दिया गया है, जहां यह कहा गया है कि अपने ब्लाउज फाड़ करके महिलाओं को आगे कर दो। यह राजनीति का स्तर है। ये पार्टी की लाइनें नहीं है सर। सर किसी पार्टी की लाइन तो किसी की नहीं होती सर। पार्टी का मैनिफेस्टो भी नहीं है पार्टी की लाइन। विवेक श्रीवास्तव जी आप किस पार्टी की लाइन ले रहे हैं मुझे नहीं पता। विवेक श्रीवास्तव जी आप किस पार्टी की लाइन ले रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि आप तो सुनिए ना विवेक श्रीवास्तव जी, आप तो खुद ही आरएसएस और बीजेपी की बी टीम है। आप कौन सी पार्टी लाइन ले रहे हैं मुझे नहीं पता। आप लोग तो आरएसएस और बीजेपी की बी टीम है, तो फिर आप क्या लाइन ले रहे हैं मैं नहीं जानता। वो ठीक है, चुनावी है ना, आप लोग, आप बीजेपी आरएसएस की बी टीम है कि नहीं है?
नहीं, हम नहीं है वो नहीं है। 9 अप्रैल अरे के बाद क्या वो भी बात इस कर रहे शब्द को हैं, वापस क्या लेंगे। बात कर रहे हैं 9 आप? अप्रैल के विवेक बाद श्रीवास्तव जिसने कह रहे कहा वो भी हैं, शब्द विवेक को वापस श्रीवास्तव कह लेगा। रहे हैं हम कांग्रेस के, हम बीजेपी आरएसएस की बी टीम नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि विवेक श्रीवास्तव और राहुल उनकी गांधी पार्टी जो कह है रहे हैं। वो बीजेपी आरएसएस की बी टीम है। प्रियंका अरे गांधी भाई, वाड्रा एक- कह रही हैं सुनो, कि भैया सुनो, ये जो आरएसएस बीजेपी बी टीम है ये लोग, और ये कह रहे हैं हम बी टीम नहीं है। बताओ, अब बताओ कि देखिए, राहुल राज्य गांधी के सही बोल इलेक्शन रहे होते हैं, हैं। प्रियंका गांधी सही बोल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे सही बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन नहीं, फिर नहीं। से कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, ये कहना कि किसी स्टेट के लोग धर्मांध होते हैं क्योंकि इसको जिता देते हैं, तो ये आपके सामने ये है कि ये अगर पढ़े लिखों की राजनीति है तो मुझे इस देश की पढ़े लिखों लोगों की राजनीति से इस देश को बचाना है, जहां पर महिलाओं को आगे करके उनसे कहा जाता है अपने ब्लाउज फाड़ लो। आनंद दुबे ये किसी पार्टी ने नहीं सुनिए, अब इसको डिफेंड मत कीजिए, इसको डिफेंड मत कीजिए विवेक श्रीवास्तव। नहीं, ये पार्टी का विवेक मैनिफेस्टो श्रीवास्तव नहीं है। डिफेंड मत संघ कीजिए, के- संघ के विवेक लाठी- श्रीवास्तव डिफेंड मत संघ कीजिए के इसको। लाठी आनंद डिबेट- दुबे, वो तो आनंद परेड दुबे। होती है अब विवेक लाठियों की, श्रीवास्तव उसके इस बारे बात में को भी बोलिए ना डिफेंड दो शब्द। करेंगे कि ब्लाउज सर, फाड़ने आप वाला लाठी जो उसको परेड भी पे दो डिफेंड शब्द करने बोल के लिए दीजिए उतरेंगे। संघ पे। मतलब विवेक श्रीवास्तव के पास ब्लाउज फाड़ने की राजनीति के विरोध में भी, बिल्कुल ऐसे नहीं, बयान के बिल्कुल विरोध में नहीं, भी एक बिल्कुल। शब्द मैं नहीं कह ही नहीं है, रही, इसको सर। भी डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, पार्टी की लाइन नहीं मैं है, डिफेंड नहीं नहीं कर रहा, ऐसा सर। नहीं मैंने था, सीधा वैसा नहीं कहा था। आनंद दुबे, आरएसएस की लाठी आनंद दुबे, परेड को आप जस्टिफाई कर आनंद रहे दुबे, हैं, सर। आनंद दुबे, आनंद दुबे, आनंद दुबे, ये किस तरह की राजनीति पर हम जा रहे हैं? एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इतनी बड़ी देश की पुरानी पार्टी, इसको मार दो, उसको मार दो। और मुझे तो लगता है, मेरे पास खड़गे जी के कुछ पुराने बयान हैं, मुझे लगता है खड़गे जी का जो, वैसे तो मैं, आप मेरे से पूछेंगे तो मेरा जो पेट, आप मुझसे पूछेंगे मेरा सबसे फेवरेट जानवर कौन सा है, मैं कहूंगा जर्मन शेफर्ड है मेरे सबसे पालतू जानवर। लेकिन खड़गे जी को शायद सांप सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि एक बार नहीं, वो बार बार सांप का जिक्र करते हैं। सांप इतना प्यारा, पता नहीं सांपों के बीच पले हैं या सांप पालते हैं, मैं नहीं जानता, पर उनको सांप बहुत प्रिय है। आनंद दुबे। अशोक जी नमस्ते, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो असम में बयान दिया है, और उसका केंद्र बिंदु है सर्प, सांप, नाग, किसी भी नाम से हम उन्हें बुलाते हैं। हमारे सनातन धर्म में उनकी पूजा होती है। वासुकी नाग महादेव जी के गले में एक आभूषण की तरह हमेशा रहते हैं। शेषनाग जी विष्णु भगवान की सेवा में रहते हैं। हमारी माताएं बहनें नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करती हैं, और उन्होंने सर्प को मारो, सर्प की हत्या करो, ऐसा एक बयान दिया। तो इस बयान से दिखाई देता है कि वो सर्प से बहुत नफरत करते हैं, और उनके बेटे तो पहले ही सनातन के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। तो हमें इतना समझ लेना चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे हों चाहे और भी कांग्रेस के नेता हों, इन्हें हिंदुत्व और सनातन के बारे में आधी अधूरी जानकारी है, तो इसके लिए शायद ज्ञान के अभाव में बोलते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, उनका बयान कि गुजरात के लोग अनपढ़ होते हैं क्योंकि केरल के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए बीजेपी को वहां नहीं चुन के देते हैं। तो न तो गुजरात के लोग अनपढ़ हैं, न उत्तर भारत के लोग अनपढ़ हैं। इस भारत के किसी भी राज्य का कोई व्यक्ति अनपढ़ नहीं है, सब अपने विवेक बुद्धि से काम करते हैं। जितना जिसके पास साधन संसाधन है, वैसा वो उन्नति करता चला गया। अशोक भाई, इन बयानबाजियों से बचा जा सकता था। चुनाव हो रहे हैं असम में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु और पांडिचेरी में। अगर हम एक असम छोड़ दें और पांडिचेरी को छोड़ दें, तो 3 राज्यों में कांग्रेस बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पे तो खेल नहीं रही है। कहीं उनके तो मुख्यमंत्री है नहीं कि उनका मुख्यमंत्री बनने वाला है, वो कहीं न कहीं एक दूसरे के सहयोगियों के साथ लड़ रहे हैं। जो मेन मुद्दा था अशोक जी, विकास पर बात करना था। खास करके मैं असम का अगर उदाहरण दूं, असम में 15 साल तरुण गोगोई जी के नेतृत्व की सरकार रही। वो बताएं कि वो ज्यादा अच्छी थी या हेमंत बिस्वा शर्मा वाली ज्यादा अच्छी है। दोनों की तुलना करें, दोनों के कैसे बढ़ोतरी में घटोतरी में कौन बड़ा कौन छोटा, वो बताएं, उस पर चर्चा करें, और खास करके विकास, डेवलपमेंट, रोजगार, इन पर बात करें, तो जरूर लोग ताली भी बजाएंगे। और हमारी तरह जो, आपकी तरह जो लोग हैं, जो शायद उनको पसंद करते हो न करते हो, लेकिन हो सकता है तटस्थ रहे और इस बात को समझे, ये भी इस चुनाव में नहीं हो रहा है। और इसमें देखिए, इसपे एक तो बहुत पुरानी गांव में कहावत है कि एक तो नीम का पेड़ ऊपर से करेला, कैसे है ना, करेले पे भी चढ़ गई। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा की धर्म पत्नी के पास 3 देशों का पासपोर्ट है। असम के चुनाव में इस विषय का क्या लेना देना? अभी तीनों देशों के राजदूतों ने कहा है, जो पासपोर्ट को देखते हैं, कि हमारे पास ऐसा कोई पासपोर्ट नहीं है। मतलब क्या जरूरत है? हम तो एक बात नहीं समझ पा रहे हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि आप नरक में जाते हैं संग लिए जजमान।
अरे उस इंडिया गठबंधन का तो कुछ ख्याल करो, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, शिवसेना भी है, उसमें आरजेडी भी है, उसमें डीएमके भी। उन सबको नुकसान पहुंच रहा है ऐसी हल्की राजनीति से, ऐसी हल्की बयानबाजी से। लेफ्ट है क्या उसमें दुबे जी? बिल्कुल लेफ्ट भी है, विवेक जी की भी पार्टी है। जी जी, उसमें लेकिन विवेक जी की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो कह रहे हैं कि भाई लेफ्ट जो है वो बीजेपी आरएसएस की। अब ये जो इंडिया गठबंधन है, इसका जरा एक सेकंड में समझाता हूं। ये इंडिया गठबंधन इतना प्यारा गठबंधन है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई है, ध्यान से सुनिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस की लड़ाई है। महाराष्ट्र में आ जाए तो शिवसेना हमारी और कांग्रेस की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में चले जाए तो समाजवादी और कांग्रेस की लड़ाई है। और झारखंड में चले जाए तो जेएमएम और कांग्रेस की। तो इतना प्यारा ये गठबंधन है कि इसके बारे में तो 2-4 किताबें लिखी जानी चाहिए कि लोकतंत्र है। एक प्यारा ऐसा गठबंधन है पूरे विश्व में जिसमें इतना लोकतंत्र है कि सब लोग, कहीं राहुल गांधी जी विवेक जी की पार्टी को कोसते नजर आते हैं, कहीं विवेक जी की पार्टी राहुल गांधी जी को कोसते नजर आती है। तो इसको ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रेम मोहब्बत की दुकान है। इस दुकान में प्यार मोहब्बत से चलती है। प्रेम मोहब्बत की दुकान, जहां पर ये कहा जाए कि कुरान छोड़ करके, कुरान पढ़ना रोक करके जो है पहले बीजेपी आरएसएस का, ये कैसी मोहब्बत की दुकान है, प्रेम की दुकान है। लेकिन आपने आनंद दुबे एक बात कही, आपने कहा कि भाई इस तरह के बयान से बचा जा सकता था। लेकिन इस तरह के बयान जो हैं, क्या वो दरअसल कोई दबाव है क्या खड़गे जी पर? ये मैं आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा। 1 मिनट, ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं, मुझे ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद बताऊंगा खड़गे जी के इस बयान की पूरी क्रोनोलॉजी क्या है, वो क्यों दबाव में है और क्यों उनके लिए बयान देना उनके अस्तित्व का सवाल है। ये बताऊंगा ब्रेक के बाद। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। बीते 1 दशक में देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी हैं। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जल जीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जल जीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं, 2 टूक हम चर्चा कर रहे हैं। जहरीले बयान, क्या खड़गे जी के निकले अरमान। खड़गे जी ने अपने अरमान जो है वो असम में निकाले और असम में अपने अरमान निकालते हुए ये कहा कि भाई अगर आप कुरान पढ़ रहे हो, सामने मुसलमान बैठे थे बड़ी तादाद में, कहा आप कुरान पढ़ रहे हो, आप नमाज पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ छोड़ करके, नमाज तोड़ करके जो है पहले बीजेपी और आरएसएस को मारो, क्योंकि अगर इनको नहीं मारोगे तो आप खत्म हो जाओगे। जबकि कुरान में ऐसा कोई वाकया नहीं है, कुरान में ये है ही नहीं।
एक तो कुरान को गलत उन्होंने कोट किया, दूसरी तरफ उन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया। लेकिन इस बयान के बावजूद कांग्रेस की तरफ से इस बयान पर कोई सफाई नहीं आई है। खड़गे इससे पहले भी इस तरह के बयान देते रहे हैं। मैं इन्हीं पर चर्चा कर रहा हूं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तोहिन सिन्हा, संदीप त्रिपाठी, आनंद दुबे, विवेक श्रीवास्तव। इससे पहले मैं संदीप त्रिपाठी आपके पास आऊं। मैंने ये कहा था कि खड़गे जी ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है, और मैं इसका जो है आपको पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी समझा देता हूं। दरअसल है क्या, खड़गे जी के ऊपर दबाव है। खड़गे जी को गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी जो है साबित करनी है। आपको मालूम है वो कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, आपको अच्छी तरह से, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। पहले जो है किसी और का नाम था, अशोक गहलोत का नाम था, फिर उसके बाद कुछ कुछ चला, फिर गहलोत जी को कैसे किया गया, कैसे उनकी इच्छा थी, फिर जो है खड़गे जी एक कंसेंसस उम्मीदवार मिले, खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अब खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन उनको अध्यक्ष बनने के बाद कुर्सी पर कायम रहना है, तो राहुल गांधी की जो आइडियोलॉजी है, राहुल गांधी की जो सोच है, विचार, उस पर चलना पड़ेगा। आपको याद है सितंबर में कांग्रेस की तरफ से एक पूरा का पूरा राहुल गांधी की जो है एक भारत जोड़ो यात्रा थी, और भारत जोड़ो यात्रा में सितंबर में जब ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो कांग्रेस ने एक ट्वीट करा। इस ट्वीट के अंदर संघ के जो यूनिफॉर्म थी उसमें आग लगाते हुए दिखाया गया। आग लगाना, उससे पहले भी राहुल गांधी संघ को लेकर, बीजेपी को लेकर, हिंदुओं को लेकर बहुत कुछ कह चुके थे। अब खड़गे जी को पता है कि उनको अगर अध्यक्ष पद की कुर्सी को बचा के रखना है तो उनको प्लीज करना पड़ेगा राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को। तो अक्टूबर 2022 में, सितंबर में कांग्रेस का ये जो है ट्वीट होता है, अक्टूबर 2022 में खड़गे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, और उसके बाद बीजेपी संघ मोदी को गालियां देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचा के रखनी है। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो बयान उनका, जैसे मैंने कहा अक्टूबर 2022 में अध्यक्ष बने, और नवंबर 2022 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा 100 सर वाला रावण है नरेंद्र मोदी। ठीक है, अध्यक्ष बनते ही जो है वो चाकरी शुरू हो गई। उसके बाद इन्हीं खड़गे जी ने 27 अप्रैल 2023 को कहा कि नरेंद्र मोदी एक जहरीला सांप है। नरेंद्र मोदी ने कहा ना, सांप से तो कुछ ज्यादा ही उनको लगाव है। नरेंद्र मोदी एक जहरीला सांप है, ये खड़गे जी ने कहा, और कहा कि आपको पता नहीं, लेकिन अगर आप इसको चखेंगे तो आप मर जाएंगे। ये खड़गे जी का बयान है। उसके बाद खड़गे जी आइए 2023 में उनका एक और बयान, छत्तीसगढ़ में वो कहते हैं प्रधानमंत्री के लिए उनकी भाषा सुनिए, तेरे जैसे बहुत आए और चले गए। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी भाषा है देश के प्रधानमंत्री के लिए, तेरे जैसे बहुत आए और चले गए। ठीक है, उसके बाद खड़गे जी बीमार हुए। ठीक है, जब वो बीमार हुए 2024 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़गे जी की अच्छे स्वास्थ्य की कामना की, तो खड़गे जी जवाब जानते हैं क्या देते हैं? खड़गे जी जवाब देते हैं कि जब तक तुमको कुर्सी से नहीं हटा लूंगा मरूंगा नहीं। ये उन्होंने, प्रधानमंत्री ने जब उनके स्वास्थ्य पूछा, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना की, तब खड़गे जी का यह जवाब था। और उसके बाद साल 2025 में, जुलाई 2025 में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी रोज टेलीविजन पर भौंकते रहते हैं। ठीक है, और जहरीला सांप कहा। यह खड़गे जी का लेवल है, ये खड़गे जी का लेवल है, और ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप सोच सकते हैं किस लेवल पर जाकर अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी वफादारी गांधी परिवार से साबित करने के लिए वो कुछ भी बयान देते हैं। तोहिन सिन्हा, मैं आ रहा हूं सर, एक एक करके। तोहिन सिन्हा की आवाज दीजिए जल्दी से। कि अशोक जी, जिसका जो संस्कार होता है वो उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी को अभी भी वो नेता मानते हैं, तो मुझे कोई विचित्र नहीं लगता है कि वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे पीड़ा इस बात की होती है कि जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तब ये कांग्रेस पार्टी जो है वो पाकिस्तान के फेवर में खड़ी हो जाती है। जब जिन लोगों को कल वो संबोधित करते हुए ये बयान दे रहे थे, वो लोग कौन है? वो तो एक सीधे सीधे इलीगल माइग्रेंट के द्वारा जो एक डेमोग्राफी को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, उस ऑडियंस को केटर कर रहे थे। तो क्या ये कांग्रेस चाहती है कि जो एक ग्रेटर बांग्लादेश का एजेंडा है कुछ कट्टरपंथी गुटों का बांग्लादेश में, क्या कांग्रेस पार्टी अब उसका समर्थन कर रही है? मेरे ख्याल से ये बड़ा विषय है। अगर वो गाली दे, लेकिन कम से कम देश के हित में खड़े हो। आज ये कांग्रेस पार्टी केवल और केवल देश के विरोध में काम कर रही है, और इसलिए वो बीजेपी को मारना चाहती है क्योंकि बीजेपी देश के हित में खड़ी है। ये बड़ा विषय है।
सर विषय तो ये है कि इस तरह की भाषा जो है राजनीति में इस्तेमाल करना, किसी को मरने मार, वो बहुत ही शर्मनाक है। संदीप त्रिपाठी, मैंने तमाम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान दिखाए आपको, एक एक बयान जो है वेरीफाइड बयान है। मतलब इस तरह की बयान देकर अपनी कुर्सी बचानी है क्या? अब सर ये बयान मैंने जैसे मोदी जी के बारे में कहा कि उनके भी बहुत सारे बयान हैं, खूनी पंजाब, विधवा, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, बालक बुद्धि, पप्पू गप्पू डप्पू। मोदी जी की तो राजनीति यही है, विषय ये नहीं है। विषय दो बातें। अभी आनंद जी से मैं शुरुआत करता हूँ। आनंद जी ने बड़ी मजेदार बात कही, उन्होंने सनातन की बात की। साहब सनातन में एक यज्ञ हुआ था सांपों को मारने के लिए, जानते हैं? पूरे भारत के सांप मर गए। किसने हुआ था? पहली चीज। दूसरी चीज, कालिया मर्दन जानते हैं? कृष्ण भगवान ने किया था। ये सनातन में हुआ था कि इस्लाम में हुआ था? तीसरी चीज, आप सांप को मारना, अब ये डिबेट में आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि सांप को मारना, मतलब आप लेवल देखिए। अब वो जस्टिफाई कर रहे हैं संदीप त्रिपाठी कि सांप को मारना जस्टिफाई है। सर ये वाइल्ड लाइफ कानून का उल्लंघन है। ये सनातनी लोग हैं। ये अशोक जी जरा मुझे, अशोक जी मुझे बोलिए, दुबे जी बोलिए। सर आप मेरे सुनिए, नहीं सुनिए, आप मेरे टीवी चैनल पर बैठ करके कम से कम भारत के वाइल्ड लाइफ कानून का धज्जियां मत उड़ाइए, सांप को मारना जस्टिफाई मत कीजिए। अशोक जी आनंद दुबे बोलिए। मैं आ रहा हूँ, सुनिए एक मिनट, आनंद दुबे को सुन लीजिए, उसके बाद हम उस देश में पैदा हुए अशोक जी जहां जीव जंतु पशु पक्षी में भी हम भगवान देखते हैं। हम लोग गाय को माता कहते हैं और हम वराह की पूजा करते हैं। हम नरसिंह भगवान को आदर से विष्णु कहते हैं। और सांप अगर कहीं दिख जाए तो सर्प मित्र को बुलाकर उसे जंगल में छुड़वाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा देश है, ये हमारा सनातन है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग इकट्ठे सर्प को मार रहे हैं। और अभी कृष्ण भगवान आप उस देश में पैदा हुए जहां पशुओं को भी करुणा से देखा जाता है, लेकिन संदीप त्रिपाठी वहां पैदा हुए हैं जहां पर वाइल्ड लाइफ कानून तोड़कर इंसानों में भी सांप देखे जाते हैं। 5 सेकंड। कालिया नाग का जिसका अभी उल्लेख इन्होंने किया, इनके ज्ञान वर्धन कर दूं, वो कश्यप ऋषि के पुत्र थे, वो भी अवतार थे। कृष्ण भगवान के हाथों मुक्ति पाने के लिए एक प्रसंग रचा गया था। तो हे प्रभु, कम से कम अच्छी गीता, रामायण, इसके बारे में कुछ अध्ययन करो। तुलसीदास जी ने कितने साल पहले लिख दिया कि जाकर रही प्रभु देखे मूर्त। विवेक जी को मूर्ति पूजा में जायज है, लेकिन मैं क्या करूं? कांग्रेस का नेतृत्व, आनंद दुबे को मूर्ति, लेकिन विवेक जी मैं क्या करूं? आपके सामने जो है संदीप त्रिपाठी जी जस्टिफाई कर रहे थे कि कालिया नाग को भी मारा, उसको भी मारा, इसको भी मारा, इसलिए जो है बीजेपी वाले साहब है वो जस्टिफाई कर रहे थे। विवेक जी, इनको थोड़ा बुद्धि दीजिए। विवेक और बुद्धि दोनों इकट्ठे रहिए। विवेक और बुद्धि सब इकट्ठे रहिए। देखिए सब इकट्ठे हैं। इंडिया अलायंस साथ में है। हाँ सुनिए, इंडिया अलायंस साथ में है। विवेक श्रीवास्तव रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर आ रहा हूँ। आप ही के आज तो 3 लोग भाई एक गठबंधन के हैं। आप लोग तीनों आपस में तो मत लड़ो, 3 लोग एक गठबंधन के हैं। ये गजब और अजब का गठबंधन है। बोलिए विवेक श्रीवास्तव। देखिए आनंद दुबे जी, पहली चीज तो ये कि देखिए हम कांग्रेस से लड़ते रहे हैं, लेफ्ट, चाहे त्रिपुरा में लड़ते थे, बंगाल में भी लड़ते थे, राजीव गांधी के टाइम में बहुत छोटा था, बहुत बड़ी रैली नहीं। सुनिए सर एक मिनट। इसी विरोधाभास के बावजूद भी हमने केंद्र में हमेशा कांग्रेस का समर्थन किया, लेफ्ट ने, और आगे भी करेगा। 2004 में जो सरकार बनी थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को हरा करके, और मनमोहन सिंह जब बने थे तो लेफ्ट ने समर्थन दिया था, और उसका कारण है, ठीक है, आइडिया ऑफ इंडिया में लेफ्ट, कांग्रेस, आरजेडी, सपा, जितने हम सेकुलर दल हैं, हमारा आइडिया ऑफ इंडिया सेम है, गांधी का आइडिया ऑफ इंडिया है। हम कोई हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते, मुस्लिम राष्ट्र की बात नहीं करते, जातिगत भेदभाव की बात नहीं करते, लेकिन आरएसएस की और बीजेपी की आइडियोलॉजी ड्रास्टिकली डिफरेंट है। और आपको ये मानना पड़ेगा, माननीय बाला साहब ठाकरे ने इमरजेंसी के टाइम में कांग्रेस का समर्थन किया था, मैंने भी किया था। हमारा देश धर्म के आधार पर नहीं चलता है, संविधान के आधार पर चलता है। अगर कोई कहेगा सर तन से जुदा, तो सामने से घर छत से जुदा। घर जो है वो छत से जुदा, वो ठीक है, लेकिन आप ये भी समझ लीजिए एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, जल्दी से। आपने कहा
कि भाई आपने बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी की बात की, बिल्कुल ठीक है, आप लोगों के आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हैं, हर जगह लोग डेमोक्रेसी की ताकत है, पर क्या उनको सांप समझ के मार देना चाहिए क्या? जो आप बिल्कुल नहीं सर, इलेक्शन में हराएंगे, इलेक्शन के थ्रू हराएंगे, लोगों को समर्थन से हटाएंगे। आज मुझे लगता है विवेक श्रीवास्तव से कांग्रेस को सीखना चाहिए। मुझे लगता है आज विवेक श्रीवास्तव जो राजनीति करते हैं, मुझे लगता है कांग्रेस को, खड़गे जी को जो है, मुझे लगता है कि एक क्लास लेनी चाहिए विवेक श्रीवास्तव जी से। विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं चुनाव में हराएंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से हराएंगे, ये अच्छी बात है, आप हराइए, बिल्कुल, आपको बिल्कुल शुभकामनाएं, लेकिन आप सांप समझ के मार दें, मतलब आप सांप की तरह मार दें, ये बयान मैं फिर से कह रहा हूं निकृष्ट बयान है, राजनीति का निकृष्ट बयान है। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं संदीप त्रिपाठी। अब मेरी बात आ रहा हूं संदीप त्रिपाठी, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। बीते एक दशक में देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी, तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी है। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं खड़गे का जहरीला बयान और क्या उन्होंने इस बयान के जरिए निकाले अपने अरमान की बीजेपी और आरएसएस को मार देना चाहिए सांप की तरह। संदीप त्रिपाठी, ये विवाद खत्म हो सकता था अगर इस बयान के वायरल होने के बाद कांग्रेस की तरफ से कोई सफाई आ जाती है, लेकिन सफाई नहीं है, इसका मतलब कांग्रेस की ये लाइन है। तीन बातें। पहली बात तो आनंद जी की मैं जवाब दे दूं, मैं पूरा उस बात को कर नहीं पाया था। अभी बात आ रही थी कि गजब का गठबंधन है साहब, वैसे ही गठबंधन। मेरा गठबंधन पे डिबेट नहीं है सर, मेरा सुनिए ना, नहीं आप बोल, लेकिन मेरी डिबेट गठबंधन पे नहीं है। आप लोगों की अपनी लड़ाई आप अपने घर में रखिए ना। मेरे डिबेट शो में मैं खड़गे जी पर बात करने आता हूँ, आप लोग गठबंधन की लड़ाई शुरू कर देते हो। आप लोग घर में लड़ लो जितना लड़ना है। अब पता नहीं आप तीनों में कौन आरएसएस का और बीजेपी का एजेंट है, मुझे पता ही नहीं। राहुल गांधी कल को कह दें कि भैया आनंद दुबे बीजेपी के एजेंट है, वो कह चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव बीजेपी के एजेंट है, आपको भी कह सकते हैं। अशोक जी अगर उनको अगर आपने टोक दिया होता तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता। अगर उन्होंने कहा है नहीं, सुनिए उन्होंने किस कंटेक्स्ट में कहा। अरे संदीप जी उन्होंने किस कंटेक्स्ट में कहा? वो भी खड़गे जी के बयान से दुखी थे, इस कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा। मैं उसके समर्थन में ही बात कह रहा हूं ना, आप उसको बात तो आने दीजिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आनंद जी आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। आप शिवसेना महाराष्ट्र में भाजपा के साथ चुनाव लड़ती थी और उत्तर प्रदेश में अलग अलग लड़ती थी। क्यों? कैसा गठबंधन था? जैसा आपका उस समय था वैसे ही हम अलग अलग राज्यों में। ठीक है, चलिए हो गया। अब विषय पर आइए। क्या कांग्रेस को इस बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि ये हिंसा इस बयान में छिपी हुई है। सीधा नहीं, छिपी नहीं है। कुछ लोगों पर चश्मा लग रहा है। हम विचारों की बात कर रहे हैं, विचारों को बिल्कुल ऐसे विचारों को हिंदी में बयान था। सुनिए, अगर ये बयान कन्नड़ में होता, अगर ये बयान कन्नड़ में होता तो आप मुझे बेवकूफ बना के जा सकते थे, क्योंकि मुझे कन्नड़ नहीं आती। लेकिन यहां बैठ के मुझे बेवकूफ मत बनाइए, हिंदी में बयान है। और पूरे देश को और मेरे दर्शकों को भी, सुनिए, मेरे दर्शकों को भी इतना बेवकूफ मत बनाइए। मेरे दर्शक इतने समझदार है, समझते हैं। पूरा देश समझ रहा है खड़गे जी ने क्या कहा।
वो सब समझते हैं, उनको इस बात सब समझते हैं, आप शायद नहीं समझते त्रिपाठी जी। आपको लग रहा तमिलनाडु में दिया, तमिल भाषा में दिया होगा। आपने शुरू में कहा कि तमिलनाडु में बयान, आपको लगा तमिल भाषा में। ये तमिल भाषा में बयान नहीं है, हिंदी में बयान था। उनका केरला में भी हिंदी में बयान था, तमिलनाडु में केरला में अंग्रेजी में बयान था। सुन लीजिए प्रभु, केरला का बयान अंग्रेजी में था। मैंने डिबेट के शुरू में ही चलाया। सुनिए सर, आज आप सुनिए, आज ठहर जाइए। आज आप टोपी लगाकर आए, सर पे थोड़ा भार है टोपी का। आप आज नहीं रुकिए सर, आज नहीं रुकिए, अब हो गया सर। आप टाइम वेस्ट हो रहा है, सुनिए टाइम नहीं सर। संदीप जी आप आज टोपी लगा के आए, सर पे भार है, इसीलिए आप थोड़ा इधर उधर भटक रहे हैं, थोड़ा विषय पर आ नहीं रहे। आनंद दुबे बोलिए, आज आप भटक रहे हैं। देखिए, त्रिपाठी जी की कोई गलती नहीं है। पिछले 40 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार नहीं है। जहां 40 साल से सरकार न हो, वहां इसलिए आप महाराष्ट्र शिफ्ट हो गए। आप भी उत्तर प्रदेश से ही है भाई। नहीं कोई बात, अरे हम हैं, उसका हमें गर्व भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, कांग्रेस को पहले यूपी में मजबूत बनाइए त्रिपाठी जी। यूपी और बिहार को साधिए, दिल्ली का रास्ता वहीं से जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी आज की डिबेट मैं फिर से हो गया भाई, हो गया। सुनिए, मेरा आप गठबंधन का प्यार मोहब्बत करना हो, झगड़ा करना हो, मियां बीबी आपका झगड़ा आप अपने घर तक रखिए। मेरी डिबेट में अपने घर का झगड़ा मत लाइए प्लीज। जो विषय है वो फिर से मैं कह रहा हूं, खड़गे का बयान निकृष्ट बयान है। कांग्रेस हिंसा का समर्थन नहीं करती सर, है। खड़गे आप कौन होते हैं? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। आप कौन होते हैं? आप किस खेत की मूली है? आप संदीप त्रिपाठी, आप किस खेत की मूली है? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ा होकर मंच में कह रहे हैं कि इसको मार दो, उसको मार दो। आप किस खेत की मूली है? रुकिए एक मिनट, बंद कीजिए, इधर उधर मत भागिए। संदीप त्रिपाठी, किस खेत की मूली हो कि आप कह रहे हो हिंसा का समर्थन? खुलेआम हिंसा की बात की जा रही है, क्या वो हिंसा नहीं है? तो इनसे ना देखिए ये इस बयान को लेकर के जो पब्लिक डिस्कोर्स है वो अलग जगह है, लेकिन मुझे लगता है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि खड़गे जी इस तरह के बयान देने के आदी हो गए हैं, क्योंकि कोई देश में कानून नाम की चीज नहीं रही। कोई नेता खड़ा होकर कुछ भी बोल देता है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, कानूनी एक्शन भी होगा। आपको पता होगा, आज जो है असम में FIR लॉन्च हो गया उनके खिलाफ। गलत जगह उन्होंने दिया है। पवन खेरा हो या खारगे हो, दोनों को जो है सिखाया जाएगा कि कानून के दायरे में रहकर काम किया जाए। अभी मेरे मित्र विवेक श्रीवास्तव जी, हालांकि आज मतलब थोड़ा अच्छा लगा, समझदारी की बातें कर रहे थे। उनको बहुत बड़ी आपत्ति है कि हमने कांग्रेस मुक्त भारत की बात क्यों की। हमने राजनीतिक रूप से कांग्रेस मुक्त भारत की बात की। और मैं आपको बता रहा हूं, डेमोक्रेसी में पार्टियां जो है वो अपनी कूप मंडूप विचारधारा से वो अलग हो जाती है, देश से गायब हो जाती है। कांग्रेस मुक्त अभी नहीं हुआ है, लेकिन वामपंथी मुक्त हो चुका है भारत। कम से कम केरल के इलेक्शन के बाद हो जाएगा। तो आपको भी चयन करना, आपको भी सोचना चाहिए कि अपनी विचारधारा नहीं सुधारेंगे तो लोग जो है आपको छोड़ देंगे, इस देश की जनता आपको छोड़ देगी। चलिए देखिए, हर नेता को, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी विचारधारा तय करने का, अपनी विचारधारा को जनता के बीच में ले जाने का अधिकार है। जनता तय करती है कौन सी विचारधारा रहेगी, कौन सी जो है सर्वाइव करेगी, कौन सी चली जाए। लेकिन इस सारी राजनीतिक लड़ाई में, सारी राजनीतिक विचारधारा में हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। पर खड़गे जी का बयान उकसाऊ है, भड़काऊ है, हिंसक है। इसीलिए देश चाहता है कि कम से कम इस बार कार्रवाई होती दिखे, ताकि भविष्य में खड़गे जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के हिंसा भड़काने वाले बयान ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का दो टूक में जुड़ने के लिए। कल आपसे मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।